नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, भगवान श्री परशुराम की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अक्षय तृतीया की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय के एक मॉडल पेपर लेके आया हूं, उसको सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर लेके आया हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और ये आपके जो 24 अप्रैल की जो परीक्षा हैं आपकी 7वीं कक्षा की, उसके लिए बहुत ही मदद करेगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़ जो है क्लियर कर लेते हैं। आज जो है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 2023 का पृथ्वी दिवस है उसकी जो थीम है वो है हमारे ग्रह में निवेश करें। ये आपकी थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और आपसे क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर इस वीडियो को थोड़ा रोक के कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इस वीडियो में मैं आगे आपके ये क्वेश्चन आपके पाठ्यपुस्तक का क्वेश्चन है, तो इसके आंसर की हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। तो आपका सही ऑप्शन है इसके अंदर, पत्तियाँ जो होती है वो पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं, यानी कि पादपों के लिए भोजन बनाने का काम कौन करती हैं? पत्तियाँ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हमारे मुख में कुल कितने रदनक दांत पाए जाते हैं। तो हमारे मुख में 4 रदनक दांत पाए जाते हैं। हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है उसके अंदर भी 2 इस प्रकार से नुकीले दांत होते हैं दोनों साइड में, और निचला जो जबड़ा होता है उसके अंदर भी 2 दांत इस प्रकार से होते हैं किनारे पे। तो आपके टोटल मिला के 4 रदनक दांत पाए जाते हैं। ये नुकीले दांत होते हैं जो आपके भोजन को चीर फाड़ करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर द है, घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त नहीं होती। बाकी बकरी, ऊंट और याक, इन तीनों से ऊन प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अम्ल स्वाद में होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से जो जंग लगने की अभिक्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। बाकी जो है वो बल्ब का जलना, पंखे का चलना और बर्फ का पिघलना, ये तीनों हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें किसी भी पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण और संगठन नहीं बदलता है। और ये जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी कि एक बार कोई पदार्थ का भौतिक परिवर्तन के बाद में, उसमें बदलाव होने के बाद में फिर से वही पदार्थ जो है प्राप्त किया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसके अंदर किसी पदार्थ से नया पदार्थ बनने के बाद में फिर से वही पदार्थ प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर पूछा जाए, बड़े वाले क्वेश्चन में 2 नंबर का या 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, रिक्त स्थान दे रखे हैं, उसमें ये जो शब्द हैं वो आपको भर के वाक्य की पूर्ति करनी है। तो पहला है, दीर्घ अवधि में मौसम का औसत रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। दीर्घ अवधि यानी कि बड़े लंबे समय अंतराल के अंदर जो मौसम का औसत होता है वो जलवायु कहलाता है। नेक्स्ट है, पवन वायु हैं। तो पवन, कौन सी पवन जो है वो वायु है? तो गतिशील पवन जो है वो वायु है। तो पवन गतिशील वायु हैं, इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट है, फेफड़े में उपस्थित होते हैं। फेफड़े किस में उपस्थित होते हैं? तो वक्ष गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपके, पसीने में जल और होता है। तो जल और उसके साथ में क्या होता है? लवण होता है। तो पसीने में जल और लवण होता है। नेक्स्ट है, मूल, तना और पत्तियां पादप के क्या कहलाते हैं? ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक अंग जो है मूल, तना और पत्तियां, ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर जल किसके रूप में पाया जाता है? तो ध्रुवों पर जो जल होता है वो ठोस के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में पाया जाता है। यानी कि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है तापमान में अत्यधिक कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बायो, इसमें मिलान करना है आपको। इधर आपके कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। इसमें पहला है बायोगैस। तो बायोगैस क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। और नेक्स्ट है हरे फेफड़े। तो हरे फेफड़े जो वन या जंगल होते हैं उनको हरे फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर से जो बाहर से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसको हमारे शरीर को उपलब्ध कराने का काम करता है। उसी प्रकार से जो जंगल होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से ग्रहण करके ऑक्सीजन का उत्पादन का कार्य करते हैं। तो ये भी हमारे लिए फेफड़े का कार्य करते हैं। हमारे पृथ्वी के फेफड़े, इनको पृथ्वी के फेफड़े या हरे फेफड़े भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज क्या है? एक सुरक्षात्मक युक्ति है, सुरक्षा युक्ति है। नेक्स्ट है जाइलम। तो जाइलम क्या है? जल संवहन का
ये एक यौगिक है जो जल संवहन का कार्य करता है, एक प्रकार का उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? तो इंद्रधनुष के अंदर 7 वर्ण होते हैं, 7 प्रकार के रंग होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जो आंसर है वो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वनों से प्राप्त होने वाले किसी एक उत्पाद का नाम लिखिए। तो वनों से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? गोंद, लकड़ी, फल, इस प्रकार से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनमें से किसी भी एक का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। तो जल प्रदूषण से बहुत सारे रोग होते हैं, उनमें से हैजा है, टाइफाइड है, इस प्रकार से इनमें से किसी भी एक का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी क्या होते हैं? वे जीव जंतु जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर, ऊपर या फिर उसके अंदर जो है वो जीवित रहते हैं और वहीं पे अपना जो सारी क्रियाएं हैं वो करते हैं और वहीं पे जीवित रहते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। जबकि मृत जीवी क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव या फिर ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मरने के बाद में, सड़ने गलने के बाद में उनका भक्षण करके अपना जीवन जो है वो व्यापित करते हैं और अपना जो पोषण है उससे प्राप्त करते हैं। जैसे कि जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं और मृत जीव होते हैं, उनकी जो ऊपर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? ये मनुष्य के शरीर का जो है ताप है वो मापने के लिए काम आता है, इसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और जो मनुष्य का शरीर का तापमान होता है वो औसत 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका जो परिसर, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर जो होता है वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है इसमें परिसर। यहाँ तक का ताप इसके अंदर, इसके बीच का ताप इसके अंदर मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार के बीच अंतर लिखिए। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उसी प्रकार से अम्ल का जो पीएच होता है वो 0 से लगाकर 7 के बीच में होता है, जबकि क्षार का पीएच जो होता है वो 7 से लगाकर 14 के बीच में होता है। इस प्रकार से आपको अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट है, जंग लगने को समझाइए। तो जंग क्या होता है? जो लोहे की वस्तु होती है उनके ऊपर जो सतह होती है वो क्या है कि जल और वायु के संपर्क में आती हैं। तो जल और वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आती हैं तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। सतह से के ऊपर जो लोहे की परत होती है उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, और ऑक्सीकरण होने से क्या होता है? लोहे का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड का निर्माण होने लगता है, और वो ऑक्साइड की परत इसके लोहे की जो वस्तु होती है उसके ऊपर जमने लगती है धीरे धीरे, और इसका जो रंग होता है वो गहरा हल्का भूरा या फिर लाल रंग का होता है। और ये जो लोहे की परत होती है, जो लोह ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है, उसी को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जंग कहते हैं। तो इस प्रकार आपको जंग लगने के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित हैं? तो वर्षा वन में जो रहने वाला हाथी होता है उष्णकटिबंधीय के अंदर, वो उसकी क्या, एक तो लंबी सूंड होती है, सभी हाथी जो होते हैं उनकी लंबी सूंड होती है। तो वो क्या काम आती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर बहुत ही ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ होते हैं, तो उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए उनकी जो लंबी सूंड होती है वो सहायता करती है। दूसरा, उनके बड़े कान होते हैं। तो बड़े कान, उष्णकटिबंधीय में क्या गर्मी बहुत होती है, उष्मा बहुत होती है, तो बड़े कान उनके शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। और दूसरा, उनकी चमड़ी जो होती है वो मोटी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो उससे भी उनकी जो गर्मी की सहन करने की क्षमता होती है, गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है, तो वो गर्मी को सहन कर पाते हैं। और वहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है, तो इसके कारण भी उनकी जो चमड़ी होती है वो मोटी पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसमें अनुकूलित कैसे होते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट है, तड़ित झंझावत के समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो तड़ित झंझावत जो है वो कब आती है? वर्षा के काल में आती है। तो वर्षा में क्या होता है, जब हम बाहर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, तो हम छाता ओढ़ते हैं। तो छाते का जो डंडा है वो किसी भी धातु का नहीं होना चाहिए। उसका जो तड़ित झंझावत के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो छाते का डंडा है वो किसी भी धातु का नहीं होना चाहिए। पहली सावधानी तो ये हो गई। दूसरी सावधानी इसके अंदर ये रखनी है कि हमें किसी भी पेड़ के छाया में नहीं खड़ा रहना है। पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाया में नहीं खड़ा रहना है। अगर हमें आवश्यकता भी हो तो कोई छोटे पेड़ हो उनका सहारा हमको लेना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें जो है अगर हम घर से बाहर हों तो हमें सुरक्षित स्थानों पे घर के अंदर, बड़े भवनों के अंदर चले जाना चाहिए। और घर के अंदर भी हमें खिड़की के पास में और दरवाजे के पास में नहीं रहना चाहिए, ये भी एक सावधानी होगी। नेक्स्ट, अगर हम किसी कार या बस में हैं तो वहाँ पे हम सुरक्षित
रहते हैं, वहीं पे अंदर रहना चाहिए। और अगर हम जल में हैं तो जल से वहाँ से निकल करके हमें किसी भवन के अंदर चले जाना चाहिए। और भवन में भी आपको जो है लोहे की जो चद्दर होती हैं, शेड होती हैं, वो उस वाले घर में या फिर खुले स्थान पे या फिर कोई भंडार गृह है जो लोहे की या धातु की उसकी छत होती है, तो उसके अंदर आपको नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से ये सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए तड़ित झंझावात के समय पर। नेक्स्ट है, ये जो है आपके ये क्लियर हो गया होगा कि जो 22 अप्रैल है वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है, ये आपके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर लिखी हैं। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में जो समानताएं होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनके अंदर दो समानताएं होती हैं। पहला तो होता है कि इनके दोनों के अंदर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और दूसरा CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। लेकिन इनके अंदर जो अंतर होता है वो ये होता है कि वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर इसके अंदर ये होता है कि वायवीय श्वसन के अंदर जो है ऊर्जा की या ऊष्मा की अधिक मात्रा जो है वो उत्पन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से आपको अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उत्सर्जन किसे कहते हैं और मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि को नामांकित चित्र सहित समझाइए। तो उत्सर्जन के बारे में लिखना है कि उत्सर्जन क्या होता है। जब हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर जो कुछ जो हमारे उपयोग के पदार्थ होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, और कुछ जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। और उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, उसी प्रकार से परिसंचरण की क्रिया होती है। तो ऐसी अनेक क्रियाओं के कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ जो है विषैले पदार्थ जो बनते हैं, रासायनिक पदार्थ बनते हैं, विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो ज़्यादा समय तक हमारे शरीर के अंदर रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो ऐसा पदार्थ मनुष्य के अंदर जो होता है वो यूरिया होता है। तो उसको बाहर हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रियाविधि होती है वो होता है उत्सर्जन की क्रियाविधि। और उत्सर्जन का चित्र बनाना है, उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है, तो वो किस प्रकार से बनाना है, आपको इस प्रकार से उत्सर्जन का चित्र बनाना है, जिसमें ये जो है आपके वृक्क हो जाएंगे, और ये मूत्रवाहिनी हो जाएगी, मूत्राशय हो जाएंगे, और मूत्र द्वार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। और इसके अंदर कॉर्टेक्स हो जाएंगे, और बोमन संपुट है, इस प्रकार से नेफ्रॉन वगैरह इसके अंदर बनाने हैं। और ये जो है रक्त वाहिनियाँ होगी जिसमें शुद्ध अशुद्ध रक्त आता है, और यहाँ से छनने के बाद में वहाँ से यूरिया और जो अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं वो अलग होने के बाद में जो है शुद्ध रक्त वापस से शरीर के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से आपको उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और वर्णन करना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, परागण किसे कहते हैं और यह किस कारण होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि परागण जो होता है वो परागकोश से परागकणों का फूल की वर्तिका पर स्थानांतरण जो है वो परागण कहलाता है। और परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। इस प्रकार से आपको इसके अंदर लिखना है और इनका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विद्युत घंटी की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि विद्युत घंटी जो है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और नेक्स्ट है, विद्युत घंटी किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये इसके अंदर कार्य प्रणाली क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक धातु की जो है प्लेट होती है, ऊपर तस्तरी होती है, और उसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा, इसके अंदर एक हथौड़ा या हैमर टाइप लगा होता है, और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या होता है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो ये इससे टकराता है। और उसके बाद में इसमें क्या होता है, बार बार से विद्युत धारा बंद और चालू होती रहती है। तो ये जो हथौड़ा है इसको बार बार चोट करता रहता है, तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से विद्युत घंटी कार्य करती हैं। ये आपको चित्र भी बना सकते हैं आप, और इसका वर्णन भी इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से नामांकित चित्र बनाइए। निम्न के नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का चित्र बनाना है, और मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, जिसमें आपको मुख गुहा है, दांत है, उसके अलावा जो पाचन के अंदर जो पूरा सिस्टम है, तंत्र है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ग्रहणी हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रास नली हो गया, उसके बाद में आपके आमाशय आ जाएगा, ग्रहणी आ जाएगा, और उसके बाद में आपके यकृत है, और यकृत के बाद में आपके पित्ताशय हैं और अग्नाशय हैं। इस प्रकार से ये सारे अंग दर्शाते हुए, और लास्ट में ग्रहणी और छोटी आंत और बड़ी आंत, इस प्रकार से आपको पूरे पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट है, मानव
पाचन तंत्र हो गया, और दूसरा है द्विलिंगी पुष्प का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों चित्र बनाने हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल के अंदर CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल, इन दोनों की उपस्थिति में प्रकाश की जो पौधे की जो हरी पत्तियां होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पौधे की हरी पत्तियों के अंदर एक पर्णहरित नाम का पदार्थ होता है, तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन दोनों से क्रिया करके जो है भोजन बनाता है। भोजन किसके रूप में होता है? आपके C6H12O6 के रूप में, ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करता है। और कुछ जो है ऑक्सीजन, 6 अणु ऑक्सीजन के आपके मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका चित्र बनाना है और वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कारण बताइए। 16 क्वेश्चन है कारण बताइए। पहला है रोगी वाहन पर शब्द जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा क्यों लिखा जाता है, इसका कारण बताइए। तो हम क्या करते हैं, जब भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, जैसे 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या फिर कोई भी बड़े वाहन होते हैं, तो उनके क्या होता है, एक साइड ग्लास होता है, साइड के अंदर मिरर होता है, कांच होता है। तो उसके अंदर हमको क्या, पीछे से कोई भी जो वाहन आ रहे होते हैं उसको हमको वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हम पीछे से अगर कोई वाहन आ रहा है तो वो वहाँ पे देख के हम उसको साइड देते हैं ताकि वो आगे निकल जाए। तो इसमें क्या है, एम्बुलेंस जब आ रही होती है तो एम्बुलेंस के आगे ये जो एम्बुलेंस शब्द है वो उल्टा लिखा होता है। इस प्रकार से AC, इस बार N, इस प्रकार से पूरा उल्टा लिखा होता है। तो इस प्रकार उल्टा क्यों लिखा होता है, इससे क्या होता है कि हम जो कांच में देखते हैं तो ये हमें कांच में सीधा दिखाई देने लग जाता है। अगर यहाँ पे सीधा लिखा होगा, एम्बुलेंस के आगे अगर सीधा लिखा होता है तो हमको उल्टा दिखाई देगा, और उल्टा लिखा होता है इसलिए हमको सीधा दिखाई देगा। तो हमें पता चल जाएगा पीछे जो है एम्बुलेंस आ रही है, तो हम उसको रास्ता दे देंगे, और उसके अंदर जो रोगी या मरीज होंगे उनकी जो जान को अगर खतरा होगा तो उनकी जान बच सकती है जल्दी समय पर अस्पताल पहुँचने से। तो इस प्रकार से इसका ये कारण आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अनुपचारित वाहित मल को नदी अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, इसके कारण लिखने हैं। तो अनुपचारित जो वाहित मल होता है उसको समुद्र में या नदियों में विसर्जित करने के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं। एक तो क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है, और उसके बाद में ये जो है हमारे इससे स्वास्थ्य संबंधित खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं। और ये सतही जल को तो प्रदूषित करता ही करता है, नदी और समुद्र के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे उसके जल को प्रदूषित करेगा, लेकिन उसके साथ साथ भूमिगत जल होता है उसके स्रोत को भी प्रदूषित कर देता है। और जलवाहक जो रोग होते हैं उनको भी वाहन का कार्य करता है, बहुत सारे जल से फैलने वाले रोग भी इससे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे नुकसान होते हैं। इस वजह से हमें जो वाहित मल होता है उसको उपचारित करके ही जो है अपने को खुले में या फिर नदियों समुद्र में उसको बहाना चाहिए या फिर उसका ये करना चाहिए। नेक्स्ट है भौम जल का स्रोत क्या है और भौम जल के स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो भौम जल क्या होता है, भूमिगत जल होता है, जो जमीन के अंदर जल होता है उसी को भूम जल कहते हैं। और इसका जो स्रोत होता है वो क्या होता है, जब हमारे वातावरण में बारिश होती है, हमारे आसपास बारिश होती है, तो हमारे यहाँ से जो है पानी है वो नालों से, नदियों से कहाँ पहुँचता है, झीलों के अंदर पहुँचता है और तालाबों के अंदर पहुँचता है, और बहुत अंत में ये समुद्र के अंदर पहुँचता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो जल होता है वो ज़मीन के अंदर जो दरारें होती हैं उनके अंदर उतरने लगता है और ज़मीन के अंदर पहुँचता है। और ज़मीन में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उनके बीच में जो दरारें होती हैं उनके अंदर भरा रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। तो वही जल होता है जो भूम जल कहलाता है। और इसके भूमि जल के नीचे इसका जो स्तर है वो गिरने के लिए उत्तरदायी जो कारण है वो क्या है, पहला कारण है इसका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से क्या है, हमारे जल की जो है आवश्यकताएं हैं वो बहुत बढ़ गई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भूमि से जल का दोहन करते हैं तो उससे भी जो इसका जो जल स्तर है वो गिर रहा है। दूसरा इसका कारण है तीव्र औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास से भी उसके अंदर जल की आवश्यकता बढ़ गई है, तो उससे भी भूमि के जल का दोहन हो रहा है। और तीसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता बढ़ गई है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो कृषि कार्य हैं उसमें भी कृषि के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो क्षेत्र का विस्तार होगा तो अधिक जल की आवश्यकता होगी सिंचाई के लिए, तो उस जल की पूर्ति के लिए भी हम भूमिगत जल का बहुत ही बड़ी मात्रा में दोहन कर रहे हैं, ट्यूबवेल और नलकूप वगैरह कुओं के द्वारा दोहन कर रहे हैं। तो उससे जो है भूमि का जो जल स्तर है वो भी बहुत तेज़ी से गिरा है। इस प्रकार से आपको इन कारणों का वर्णन करना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।